एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम आ गए अपना वापस लौट कर लेक्चर नंबर 10 के साथ। भाई 10वां लेक्चर है हमारा ये। आपको पता है केमिस्ट्री क्लास 12 यूपी बोर्ड वालों का चैप्टर पहला जिसका नाम है विलेन, वो हम भाई पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर में यानी 10वें लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं भाई, विलेयता सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। हम आपको बताते हैं भाई क्लास 9th में भी हमने विलेयता ही पढ़ी थी, यानी सॉल्युबिलिटी के बारे में जाना था। क्या होता है विलेयता यानी क्या होती है सॉल्युबिलिटी। हमने ये कहा था भाई किसी भी सॉल्यूट का यानी किसी भी विलेय का एक समान ताप और दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा को हमने क्या कहा था भाई, विलेयता कहा था। तो ये सारी चीजें हम समझ चुके थे कल, है ना, उसको वापस रिपीट नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमने बस इतना वहां पर कहा था कि भाई हमारी जो विलेयता होती है वो होती है दो प्रकार की। पहले होती है सर ठोसों की द्रवों में विलेयता और दूसरी होती है गैसों की द्रवों में विलेयता, जिनमें से कल वाले लेक्चर में हम ठोसों की द्रवों में विलेयता को कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में करने वाले हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। क्या होता है भाई इसका, हमने ये कहा था सर ठोसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है। हमने कहा था भाई स्थिर ताप तथा दाब पर किसी भी द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में ठोस विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा को हम ठोसों की द्रवों में विलेयता कहते हैं। भाई यही कहा था हमने। इसके साथ साथ फिर हमने ये जाना था सर ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करते हैं। भाई हमें पता है ठोस को घोलना है पानी में, घोला जितना ज्यादा घुल जाएगा उसकी विलेयता उतनी ज्यादा। यानी कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो भाई विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। सर हमने 3 कारक पढ़े थे ठोसों की द्रवों में विलेयता पर। पहला था हमारा विलेय तथा विलायक की प्रकृति। क्या था हमारा, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। मतलब अगर हम बात करें हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो आयनिक, दूसरा पोलर यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय। इन दोनों को हमने सीख लिया था क्या होता है। तो हमने डायरेक्टली हमने ये कहा था सर यहाँ पर क्या कहा था कि जो अध्रुवीय है या सॉरी ध्रुवीय में ज्यादा विलेय होगा, अध्रुवीय में ज्यादा विलेय होगा, लेकिन अध्रुवीय को हम ध्रुवीय में घोलेंगे तो वो कम विलेय होगा। कहने का मतलब था समान समान को घोलता है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया था, समान समान को घोलता है। इसके बाद हमने दूसरा हमने देखा था ताप का प्रभाव। भाई ताप का प्रभाव क्या है, ताप का प्रभाव हमने ये कहा था सर ताप बढ़ाने पर हो सकता है ठोसों की द्रव्य विलेयता बढ़े या फिर घटे। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रक्रम कौन सा है, ऊष्मा शोषी है या फिर ऊष्मा क्षेपी है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है भाई, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है। लेकिन ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकाली जाती है, तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पिछले लेक्चर की चीजें हैं, हम इसमें केवल हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट हमारा दाब का प्रभाव। भाई ठोसों की द्रव्यों में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमने जान लिया था। अब हमारा जो है अगला टॉपिक वो है हमारा गैसों की द्रवों में विलेयता। और इसको अब हमें क्या करना भाई, डिटेल से पढ़ना है कि सर गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है। सुकून के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। भाई गैसों की द्रवों में विलेयता क्या है, सर हमारे पास विलायक होगा, वो होगा द्रव, हमको घोलना क्या है, गैस। इस बार हमें ये मान लीजिए जैसे कि पानी में गैस घोलनी है। क्या मान लीजिए भाई, ऐसा मान लीजिए जैसे कि हमारे पास क्या घोलनी है भैया, पानी में गैस घोलनी है। जैसे कि मान लीजिए हमने ये क्या ले रखा है, हमने ये विलायक ले रखा है। क्या ले रखा है, विलायक। और वो भी विलायक कैसा होना चाहिए भाई, द्रव। ये हमारा है द्रव विलायक, ठीक है सर, द्रव विलायक ले लिया। अब इसमें हमको घोलना क्या है, इसमें हमको घोलना भैया गैस। क्या घोलनी है, कोई भी गैस मिले, गैस को घोलना है। तो भाई गैस जाके घोलेगी, कैसे घोलेंगे वो भी जानेंगे, कौन कौन से कारक हैं वो भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर हमें किसको घोलना है, इस बार गैस को घोलना है। इसकी सर डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, डेफिनेशन बिल्कुल उसकी तरह है जो हमने कल पढ़ी थी ठोसों की द्रव्यों में विलेयता। भाई हमने पढ़ा था भाई, देखो कैसे बोलेंगे इसको, क्योंकि हमें टेम्परेचर और प्रेशर को तो फिक्स रखना ही है। यानी कि स्थिर ताप तथा दाब पर, भाई स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस विलेय की द्रव विलायक में, किसमें, द्रव विलायक की निश्चित मात्रा घुली हुई अधिकतम मात्रा गैसों की द्रव विलेयता कहलाती है। बिल्कुल भाई सेम है। क्या बोला हमने, निश्चित या स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस की
द्रव विलायक में की निश्चित मात्रा में अधिकतम घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है भैया? गैसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है। सर ये तो रही डेफिनेशन की बात। हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम ये है सर, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, वही तो हमें जानना है। तो हम वही जान लेते हैं सर, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। पहला क्या ले रखा है? गैस तथा विलायक की प्रकृति। भाई किस विलायक में घोल रहे हो, कौन सी गैस घोल रहे हो, ये इन दोनों की प्रकृति निर्भर करेगी नहीं करेगी? अब मान लीजिए हमारे पास में, भाई प्रकृति के बारे में हमने कल ही बता दिया था आपको, एक हमारा क्या है? ध्रुवीय, दूसरा क्या है? अध्रुवीय। हमने पहले ही पढ़ लिया था सर, हमने पहले ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ा था कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये हो गया कि सर ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होंगी और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होंगी। कहने का मतलब है सर, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये होगा, क्या होगा भैया? ध्रुवीय गैसें है ना, किसमें? ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होती है, अधिक विलेय होती है। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? ध्रुवीय गैसें जो होती हैं वो ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होंगी। सर ध्रुवीय और अध्रुवीय, इसका मतलब तो बताया था ना, अगर भूल गए तो फिर से बता दें भाई। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है H2 गैस, हमारे पास में HCl गैस है ना। H2 की बात करें भाई, H सिंगल बॉन्ड H होता है, HCl की बात करें तो H सिंगल बॉन्ड Cl होता है। यही तो होता है, H सिंगल बॉन्ड Cl होता है। भाई इनकी वैद्युत ऋणात्मकता का आपको पता होगा, वैद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा किसकी नहीं। या वैद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है भाई? अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। भाई जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा उसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, जो कम खींचता है उसकी वैद्युत ऋणात्मकता कम। यहां पर हम बात करें भाई, दोनों ही हाइड्रोजन है। भाई प्रत्येक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे यहां पर भी होंगे। भाई यहां पर बात करें, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, मतलब दोनों की खींचने की क्षमता क्या है? बराबर। सर दोनों की खींचने की क्षमता बराबर है। क्या ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे? हम कहेंगे सर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं के वहीं बने रहेंगे। क्या इसमें कोई ध्रुव बना, कोई प्लस माइनस बना? नहीं बना। सर इसको बोलेंगे अध्रुवीय। क्या बोलेंगे इसको हम? अध्रुवीय अणु हो गए। लेकिन सर इसकी बात करें भाई, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में किसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? किसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? आप कहेंगे सर क्लोरीन की है, क्योंकि पता है ना ये तो हैलोजन है, और हैलोजन की सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता हमारी सबसे हाईएस्ट कौन होता है? हैलोजन्स में ही होता है। आपको नाम भी पता होगा, है सुना है ना, फरार, काली बकरी, आई अतरौली, ये सारे के सारे हैलोजन से भाई इनकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, बहुत ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, सर अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पर हमारा पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। भैया इसमें ध्रुव बन गए ना, तो इसको हम बोलेंगे ध्रुवीय अणु। क्या बोलेंगे इसको? ध्रुवीय अणु। इसका मतलब सर अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ये तो अपन को पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। सर आइए इधर, ध्रुवीय पता चल गया, अध्रुवीय पता चल गया। तो हमारे पास में 2 गैसें हैं। 2 गैसें कौन सी है? जैसे मान लीजिए एक गैस मैंने ले ली है, HCl गैस को ले लो, HCl गैस, इसको मैं घोल रहा हूं वाटर में, H2O में, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी में घोल रहा हूं। दूसरा मेरे पास में O2 गैस, और भाई इसको मैं घोल रहा हूँ, इसको भी मैं वाटर में घोल रहा हूँ, इसको भी मैं किस में घोल रहा हूँ? वाटर में, यानी कि जल में घोल रहा हूँ। भाई इन दोनों में से कौन ज्यादा घुलेगी? मैं HCl गैस को वाटर के पास लेके गया, मैं ऑक्सीजन गैस को वाटर के पास लेके गया, मैं दोनों में देखना चाहता हूँ विलेयता किस में ज्यादा होगी। तो भैया अभी मैंने जाना है HCl मेरा क्या होता है भाई? HCl मेरा क्या होता है? सर ध्रुवीय होता है। HCl क्या होता है? ध्रुवीय होता है। जल तो हमने देख ही लिया था कल, जल भी हमारा क्या होता है? एक ध्रुवीय है। सर O2 सर O डबल बॉन्ड O होता है, दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता से ध्रुवीय हो ही नहीं सकता। क्या है हमारा? ये अध्रुवीय। ये सर हमारे पास अध्रुवीय। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा ध्रुवीय है, ये हमारा ध्रुवीय है। सर
ध्रुवीय ध्रुवीय में ज्यादा घुलेगा या अध्रुवीय ध्रुवीय में ज्यादा घुलेगा? तो अभी तो हमने पढ़ा था समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, मतलब ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होती है। तो भैया इन दोनों में से कौन ज्यादा विलेय हो जाएगा? यानी ये भी ध्रुवीय ये भी ध्रुवीय, हम कहेंगे सर अधिक विलेय, अधिक विलेय मतलब अधिक विलेयता बोल सकते हैं। इसकी विलेयता हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसकी क्या होगी भैया? कम विलेयता हो जाएगी। इसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना? इसकी विलेयता हो जाएगी कम। मतलब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन घुलेगा नहीं, घुलेगा लेकिन कम। ज्यादा कौन घुलेगा भाई? ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा तो ज्यादा घुलेगा, यानी समान समान को बोलता है। मैंने बोला था ना कल, जिनके कर्मकांड हमारे जैसे होते हैं उनसे हमारी दोस्ती बहुत पक्की होती है ना? यानी सेम जिनके गुण समान होते हैं उनका क्या होता है? मिलना बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे में विलेयता भी बहुत ज्यादा होती है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, यानी पहला जो कारक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे आते हैं भाई पॉइंट नंबर सेकंड पर। क्या है भाई पॉइंट नंबर सेकंड? सर सेकंड हमारा गैसों की क्रियाशीलता। क्या है भाई? गैसों की क्रियाशीलता। सर यहां पर ऐसी गैसें जो विलायक के साथ क्रिया कर जाती हैं, अभिक्रिया कर जाती हैं, सर वो गैसें अधिक विलेय होती है। वो गैसें क्या होती हैं? अधिक विलेय होती है। मैं ऐसे नॉर्मली बोल देता हूं, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसे लिख लेना। क्या बोलना चाह रहा हूं भाई? वो गैसें यानी वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी अधिक विलेय होती है उस विलायक में। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना हम ये चाह रहे हैं जैसे ऐसी कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं? सर ऐसी कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है भाई? ये गैस। अगर मैं इसको कांटेक्ट में लेके आता हूं वाटर के, जल के कांटेक्ट में लिया है भाई, ये रिएक्शन कर जाते हैं दोनों। CO2 गैस जो होती है वाटर के साथ क्या कर जाती है? रिएक्शन। और रिएक्शन करने के बाद भैया ये बनाता है H2CO3। क्या बना लेगा? H2CO3। सर इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल इसको बोला जाता है। H2CO3 हमारा बना लेगा। H2CO2 है, एक हो जाएगा, H2CO3 बन गया। इसी तरह से हमारे पास सर मान लीजिए SO2 गैस है, जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड था, ये हमारी गैस सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी हमारी गैस है ना। इसको अगर मान लीजिए किस में घोल भाई? मैं H2 में घोलूं, पानी में घोलूं, मैं लिक्विड है मेरा, क्या बना लेगा? सर ये बनाता है H2SO3। क्या बना लेगा? H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल। इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। इसी के साथ अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए HO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। अगर मैं इसको वाटर में घोलता हूं यानी लिक्विड में घोलता हूं भाई, मेरा क्या बन जाएगा? H2SO4। पर इसका नाम बहुत अच्छे से आपको पता होगा, जिसका नाम है हमारा क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल होते हैं भैया, बहुत ज्यादा अम्ल होता है। तो ये जो गैसें हैं ये हमारे इन द्रव के साथ अभिक्रिया कर जाती है और इसमें जाकर घुल जाती है। यानी कि हमने क्या कहा भाई? हम वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं भाई, उनकी विलेयता बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत जल्दी जाकर उसमें घुल जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, आपने कभी अम्लीय वर्षा का नाम सुना है? अम्लीय वर्षा आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि अम्लीय वर्षा होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि भाई जो जैसे आगरा में अपना ताजमहल है, संगमरमर का बना हुआ है, उसके चारों ओर हम लोग पेट्रोल या डीजल के जो वाहन होते हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी उसके चारों ओर हम पेट्रोल और डीजल के वाहन को ना चलाएं, केवल CNG गैस के वाहन चलाए जाते हैं। कारण क्या होता है भाई? कारण एक ही होता है। और आपने एक और चीज सुना होगा, जब गांव देहात पे, जब अपने बड़े बूढ़ों से पूछोगे, अपने घर में मम्मी पापा से पूछोगे, तो हमेशा वो एक चीज की मना करते हैं, मौसम की पहली बारिश में नहाने से मना कर देते हैं। जो हमारी मौसम की पहली बारिश होती है भाई, पहले कहते हैं ना, शुरुआत की जो बारिश होती है उसमें बोलते हैं कभी नहीं नहाना चाहिए, अगर नहाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारे घर वाले हमेशा बोलते हैं कि मौसम की पहली बारिश को निकल जाने दो, उसके बाद जितना मर्जी नहाना वो नहा लेना। इसका कारण क्या होता है भाई? कारण आज समझ लीजिए क्या होता है भाई। जैसे कि अभी आपको पता है बारिश का मंथ जो आता है, यानी बारिश का जो मौसम आता है वो कब आता है? गर्मियों के बाद आता है भाई। गर्मियां हैं, इतनी सारी गैसें, बहुत सारे हमारे क्या वाहन चल रहे हैं, है ना, हम भी कुछ इधर उधर कुछ भी करे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतनी सारी गैसें हमारे पूरे के पूरे वातावरण में घूमती रहती है भाई। उन गैसों में CO2 भी होगी, SO2 भी होगी, SO3 भी होगी, और भी बहुत सारी रिएक्टिव गैसेज होंगी। जब बारिश आती है, मौसम ठंडा होता है,
पानी ऊपर से बरसता है, जब पानी ऊपर से आएगा, पानी का मतलब भैया H2O, तो वो H2O इन गैसों के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद भैया कुछ इस टाइप के अम्ल बना लेता है। भाई सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत तगड़ा एसिड है, सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और भी बहुत सारे अम्ल। जब ये अम्ल जाकर आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर पड़ेंगे तो क्या होगा भैया? एलर्जी होगी, नहीं होगी? जल जाओगे, बेकार हो जाओगे। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप मौसम की पहली बारिश में न नहाएं। और इसी तरह से अगर हम बात करें भाई कहां पर, जैसे संगमरमर पे क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इसलिए बोला जाता है अम्लीय वर्षा। भाई अम्ल ही तो बन गए, गैसें थी, जल के साथ अभिक्रिया की, क्या बना लिए? अम्ल। अब ऊपर से अम्ल बरस रहे, उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसी वजह से ताजमहल के चारों ओर वो पेट्रोल डीजल वाले वाहन नहीं चलाए जाते, क्योंकि उनसे ऐसी ही गैसें निकलती हैं जो जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाएंगी। और जब अम्ल संगमरमर के ऊपर पड़ेगा तो भैया संगमरमर हो जाएगा खराब और उसकी चमक हो जाएगी बेकार, इसलिए कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके साथ साथ एक चीज और करके बता देता हूं आपको, एक नोट करके एक चीज और जान लीजिए जो बहुत फेवरेबल है। एक क्वेश्चन आता है, सर ऑक्सीजन जो गैस होती है जल में तो कम विलेय होती है, लेकिन रक्त में, मतलब हमारे खून में ज्यादा विलेय होती है। यानी ऑक्सीजन की बात करूं भैया, ऑक्सीजन की बात करूं, अगर मैं इसको जल में देखता हूं तो ये कम विलेय होती है, कम विलेय होती है। परंतु अगर इसको मैं रक्त में घोलूं, रक्त मतलब खून में, ब्लड में घोलता हूं, तो ये हमारी क्या होती है? अधिक विलेय होती है। कारण बताइए क्या होता है? अधिक विलेय होती है, कारण बताइए क्या होता है? भाई कारण सीधा सीधा है, ऑक्सीजन गैस जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन रक्त में हमारा एक चीज पाई जाती है। भाई रक्त में हमारा क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। भाई हीमोग्लोबिन का हमारे ब्लड में, सांस लेते हैं, बचपन से पता है हमें, जब हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, भैया हमारी जाती तो सारी गैस है, लेकिन ब्लड में कौन सी घुलती है? ब्लड में घुलती है हमारी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्यों घुलती है? क्योंकि भैया वहां ब्लड में हमारा बैठा है कौन? हीमोग्लोबिन, जो कहेगा आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनके पास जाएंगी, ये उनको पकड़ के अभिक्रिया करके क्या बना लेता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ब्लड में जाकर चला जाता है। तो भैया इसलिए ऑक्सीजन हमारी रक्त में ज्यादा विलेय होती है, क्योंकि रक्त में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं ताप का प्रभाव। सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की जो विलेयता है वो बढ़ेगी या घटेगी? तो हम क्या कहेंगे सर, गैसों की द्रवों में विलेयता होती है ना भैया, वो होती है हमारी हमेशा कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी कल बताया था, बिल्कुल बताया था भाई। ऊष्माक्षेपी क्या था? वे प्रक्रम जिनमें ऊष्मा का क्षेपण किया जाता है, ऊष्मा को निष्कासित किया जाता है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो हमारी विलेयता जो होती है भैया वो क्या हो जाती है? कम। हमारी विलेयता क्या होती है? वो हो जाती है हमारी कम। इसका मतलब क्या है? आप खुद ही सोच के देखो भाई, गर्मियों का सीजन चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, दो तरह के देख लीजिए, एक तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। दोनों को अगर आप पीने की कोशिश करोगे बेटा, जैसे ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं गले पे एकदम से चिलिंग इफेक्ट आता है, बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है, ऐसा लगता है फाड़ रहा है गले को, ऐसा लगता है वो। लेकिन अगर आप नॉर्मल पियोगे तो नॉर्मल पीने के बाद आपको ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा आप मीठा पानी पी रहे हो। द रीजन इज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वहां पर गैसों की जो विलेयता होती है वो क्या हो जाती है? कम। यानी जैसे आप ढक्कन खोलते एकदम से गैस निकल के जाती है, क्यों? क्योंकि वो गैस जो है उसमें द्रव में घुली हुई थी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस उसमें से निकल के चली जाएगी। आप खुद सोच लीजिए भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसों के मोलिक्यूल तो बाहर निकल जाएंगे ना गर्म करने पर, और बाहर निकल जाएंगे तो विलेयता हो जाएगी कम। सीधी सीधी बात। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना हम ये चाह रहे हैं भैया कि अगर आपको मान लीजिए किसी भी द्रव में गैस खोलनी है, यानी उसकी विलेयता बढ़ानी है, तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? आप चाहते हो कोल्ड ड्रिंक
में गैस घुली रहे तो आपको ठंडी ही पीनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे या गर्म करके पियोगे तो उसमें गैस तो मिलेगी नहीं, केवल बेटा मीठा पानी मिलना और कुछ नहीं मिलना। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला है हमारा दाब का प्रभाव। सर दाब से क्या फर्क पड़ेगा? दाब बढ़ाएंगे तो क्या गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? खुद सोचो, हमारे पास द्रव गैस, दाब बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, क्या होगा? गैस तो सुगड़ेगी, अंदर जाएगी, विलेयता बढ़ेगी। भैया दाब बढ़ाएंगे, अगर हम दाब बढ़ाएंगे, दाब को क्या करते हैं बेटा? बढ़ाते हैं, तो हमारी विलेयता भी क्या होती है? बढ़ती है। हमारी विलेयता भी क्या होती है? बढ़ती है। इतनी आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। आपको पता है, आप किसी भी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे जाते हैं, ये तो अलग चीज है, आपने वो देखे होंगे जो छोटे छोटे ठेला लगा के खड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ त्रोनी में सोनू कोल्ड ड्रिंक है, केएमबी कॉलेज के सामने लगाता है। उस पर क्या होता है, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, वो क्या करते हैं भाई, उसको केमिस्ट्री आपसे ज्यादा आती है, हमसे भी ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है गैस को पानी में कैसे घोलना है, उसको पता है गैस को द्रव में कैसे घोलना है। क्यों? क्या करता है सर? वो करता क्या, उसके पास में बर्फ लेता है वो, आपको अगर कभी गए हो, बर्फ लेता है वो, बर्फ को पॉलीथिन में या किसी में भी लेता है, उसके बाद उसमें आपसे पूछता है भैया बताइए कौन सा फ्लेवर आपको चाहिए, ऑरेंज चाहिए, मैंगो चाहिए, बहुत सारे होता है ना उसके पास कलर, उन कलर को लेता है, उसमें डाल देता है, और डालने के बाद फिर आपसे कहता है बताइए ये वाला फ्लेवर है, ठीक है। उसके बाद वो बर्फ लेकर उसमें से, उसके पास एक मशीन होती है, एक सिलेंडर सा होता है, उसमें से एकदम से गैस छोड़ता है वो, ठिस से इतना, तो उसमें गैस जाके क्या हो जाती है? घुल जाती है, और घोल के आपको बना के दे देता, लीजिए आपकी पेप्सी बन गई और आप पिए, मजे लीजिए। यही तो होता है भैया। उसने क्या किया बताया आपको? उसने ये क्या होता है, उसके पास जो सिलेंडर होता है ना बड़ा सा, उसमें गैस होती है CO2, उसमें गैस कौन सी होती है? CO2 गैस होती है, और वो किस में डालता है? बर्फ। बर्फ मतलब आइस, आइस मतलब वाटर, भाई H2 ही तो होता है। कुल मिलाकर काम ये करता है वो कि CO2 गैस को किस में घोलता है? पानी में। कुल मिलाकर CO2 गैस को पानी में घोल घोल के आपको पिला रहे हैं और आप पिए जा रहे हैं। लेकिन उसके पास में पैसा कमाने का क्या तरीका है? क्योंकि उसको CO2 को पानी में घोलने का तरीका पता है, कैसे घोलना है। आपको पता है? आप तो कहेंगे सर हमको भी पता है, CO2 तो हम भी घोलते हैं, पानी तो बहुत सारा है हमारे पास, पानी हमारे पास बहुत सारा है, गैस भी हमारे पास बहुत सारी। गैस कहां से आई भाई? ऑक्सीजन गैस को हम सांस के थ्रू लेते हैं, निकालते क्या है बाहर से? CO2 को। अगर आपको CO2 गैस घोलनी आती तो आप क्या करते? पानी लेते और उसमें सांस डाल देते, CO2 घुल जाती। ऐसे थोड़ी घुलती है, उसको आती है घोलनी। उसको कैसे आती? क्योंकि उसके पास दो तरीके हैं, एक ताप और दूसरा दाब। उसको पता है सर, ताप और दाब को अगर मैं कंट्रोल कर लूं तो मैं CO2 को जल में घोल सकता हूं। सर कैसे? पहली बात तो ताप को कम करो। क्यों करो सर? क्योंकि ताप कम होगा तो विलेयता बढ़ेगी, सही बात है। दाब को बढ़ा दो, क्योंकि दाब बढ़ेगा तो भी विलेयता बढ़ेगी। इन दोनों को कंट्रोल करता है। कैसे करता है सर? ताप को कम करने के लिए वो डायरेक्ट बर्फ ले लेता है, बर्फ, क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर कम है तो बर्फ लेता है, जिससे कि ताप कम हो जाता है। और एकदम उसके पास एक मशीन होती है, सिलेंडर होता है, उसमें नल सा चलाता रहता है, जिससे वो प्रेशर बढ़ाता रहता है। क्या करता है? प्रेशर बढ़ाता है, दाब बढ़ाता रहता है। तो दाब बढ़ेगा तो भी विलेयता बढ़ेगी। इन दोनों को कंट्रोल करके वो CO2 को वाटर में घोल पाता है और आपको कोल्ड ड्रिंक बनाकर दे देता है। यही हमारा पूरा पर जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हमारी बन रही है उनमें सब में यही सिद्धांत हमारा काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है ये समझ में आया होगा। और आगे के लिए अब जो हम लेक्चर करने वाले वो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए या बाकी किसी भी बोर्ड के लिए हम बात करें, 12th क्लास के लिए हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 11 में करने वाले। तो मिलते हैं आपसे उस अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, नई कंसेप्ट के साथ, और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग वे में लेके आएंगे और डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसको समझेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अभी आपको काम सिर्फ एक ही करना, वो आप समझ गए होंगे, बस शेयर करना भाई, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको क्या करना, क्या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं, आप सबको ये वाले लेक्चर शेयर करें और उनको भी पढ़ने का मौका दें और आप भी पढ़ें, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।